Assalamu alaikum, dear students, friends and listeners. Part number 3 that is related to important MCQs of political science, civics and Pakistan studies. आज हम 51 से लेके 100 तक MCQs पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ क्या है कि स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक के राइटर या ऑथर का नेम क्या है। तो सैयद अमीर अली की ये किताब है स्पिरिट ऑफ इस्लाम, सैयद अमीर अली की। सेकंड है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वाज गिवन बाय। ये जो कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ये फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मॉन्टेस्क्यू जो है इसने 1729 से लेके 1731 तक ये यूके में रहा, लंदन में इसका स्टे था। तो वहाँ पर यूके के पॉलिटिकल सिस्टम को इसने ऑब्जर्व किया और अपनी उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे इसने एक प्रिंसिपल दिया दैट इज़ नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर्स। मॉन्टेस्क्यू की एक बहुत फेमस किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज, वो भी आपने याद रखनी है, जो कि 1748 में पब्लिश हुई थी और इसके 2 वॉल्यूम थे। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसोफर्स was more admitted by the American founding fathers and his thoughts on the importance of private property were reflected in the drafting and historical development of the American Constitution। तो इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल करें। जो 3 सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स हमने पढ़े थे, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। तो जो लॉक है एक्चुअली जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉक। लॉक ने 3 नेचुरल राइट्स की बात की थी, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। और लॉक का यही कहना था कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ स्टेट को बनाने के लिए वो भी इसीलिए किया गया और स्टेट को इसीलिए बनाया गया ताकि ये जो नेचुरल राइट्स हैं इनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में एंजॉय किया जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जॉन लॉक। नेक्स्ट है जी हु सेड लॉ इज़ द कमांड ऑफ ए डिटर्मिनेट सॉवरेन। तो ये जॉन ऑस्टन ने कहा था। जॉन ऑस्टन जिसकी जो ऑस्टिनियन अप्रोच ऑफ सॉवरेनिटी भी इसे कहा जाता है। तो ऑस्टन का ये कहना था कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन। नेक्स्ट है कि हु ओनली द विल ऑफ द सॉवरेन कैन बी द सोर्स ऑफ लॉ। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप रिकॉल कीजिए 3 सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स को। और जो फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है थॉमस हॉब्स, ये थॉमस हॉब्स ने कहा था। अगर आप थॉमस हॉब्स की जो किताब है लेवाइथन उसको देखते हैं तो उसके अंदर थॉमस हॉब्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको नज़र आता है, क्योंकि थॉमस हॉब्स जो था वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करता था और वो अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द मोनार्क की बात करता था। नेक्स्ट है दोज हु आर एक्टिव अगेंस्ट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट आर नोन एज एनर्किस्ट्स। एनर्किस्ट्स जो हैं वो स्टेट की एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट है। उनका ये कहना है कि स्टेट जो है वो एक ईवल है और वो स्टेट को एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट के तौर पर पोर्ट्रे करते हैं। दैट्स वाई दे आर अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट। सो इसका आंसर क्या है? एनर्किस्ट्स। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो ये हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया था सरप्लस वैल्यू का। नेक्स्ट है इन प्लेटोज आइडियल स्टेट वन रीच्स एट द पिनिकल ऑफ द स्टेट ऑर्डर एट द एज। यानी वो कौन सी उम्र है जिसमें एक शख्स फिलोसोफर किंग बन सकता है? तो वो 6th स्टेज है और जो 6th स्टेज जो है वो 35 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक की है। तो अगर ऑब्जेक्टिव आपके जो MCQs है उसमें 35-50 होगा तो वो आपने टिक करना है। और अगर सिर्फ 35 और 50 दो अलग अलग ऑप्शन है तो आपने फिर सिर्फ 50 ईयर्स एज को क्लिक करना है। नेक्स्ट है जी विच वन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इन USA। तो USA में जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है वो US का कॉन्स्टिट्यूशन है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन इसका राइट आंसर होगा। द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये जो BD सिस्टम है जिसको कॉमनली BD सिस्टम कहा जाता है, ये पाकिस्तान में जनरल अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1959 में। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड इन। तो ये 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को करारदाद मकासद भी इसे कहा जाता है,
ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट है शिमला डेलीगेशन वाज लेड बाय। शिमला डेलीगेशन ये एक डेलीगेशन था जो कि 35 मुस्लिम लीडर्स पर मुश्तमिल था, और ये उस वक़्त के जो वायसराय थे लॉर्ड मंटो उनको मिलने के लिए गया था। और इसमें शिमला डेप्यूटेशन के फ़ौरन बाद आपको पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम भी अमल में आया। तो इस डेलीगेशन को लीड किसने किया था? सर आगा खान 3 ने इसको लीड किया था। सो इसका राइट आंसर होगा सर आगा खान 3। दिस इज़ द पार्टिंग ऑफ वेज। ये जो वर्ड्स हैं कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं, अब हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं, ये किसने कहा था? ये कायद-ए-आज़म के ये वर्ड्स हैं। नेहरू रिपोर्ट के आने के बाद कायद-ए-आज़म ने ये वर्ड्स कहे थे, क्योंकि आपको याद होगा कि लखनऊ पैक्ट के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने कायद-ए-आज़म और मुस्लिम्स की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की वो मान ली थी। और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड का मान लिया जाना इनफैक्ट इस बात की एविडेंस था कि उन्होंने मुस्लिम्स को एक एज अ यूनिक आइडेंटिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया है, उनकी आइडेंटिटी को लेजिटिमेट आइडेंटिटी मान लिया है। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में ये जो डिमांड थी जिसको उन्होंने माना, इसको उन्होंने फुली रिफ्यूट कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसके बाद कायद-ए-आज़म के ये वर्ड्स थे कि दिस इज़ द पार्टिंग ऑफ वेज। नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान बिकेम रिपब्लिक। पाकिस्तान जमहूरिया कब बना? तो पाकिस्तान का जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ 23 मार्च 1956 को, तो वही डेट है पाकिस्तान की रिपब्लिक होने की। नेक्स्ट है जी दी कोरम ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? आपको पता है कि ये यूके की पार्लियामेंट का जो लोअर चैम्बर है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। यूके पार्लियामेंट बाईकैमरल है, जो अपर चैम्बर है दैट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जो लोअर चैम्बर है दैट इज़ नोन एज हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के 650 टोटल मेंबर्स हैं, जबकि जो कोरम है वो इसका 40 मेंबर्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का कोरम कितना है? 40 मेंबर्स। कोरम क्या है? वो मिनिमम नंबर जिसके बगैर कोई भी प्रोसीडिंग कंटिन्यू नहीं हो सकती। अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो ये तकरीबन 6% बनता है। तो 650 टोटल तादाद है हाउस ऑफ कॉमन्स की, 5 साल की का टेन्योर होता है, और कोरम कितना है? 40 मेंबर्स। नेक्स्ट है जी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज। तो ये 17 जजेस पर मुश्तमिल होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जजेस होते हैं। इंडियन पार्लियामेंट जो है ये बाई कैमरल है, अपर हाउस इसका राज्य सभा है और लोअर हाउस इसका लोक सभा है। अमेरिकन सेनेट जो कि अमेरिकन कांग्रेस क्या है? अमेरिकन पार्लियामेंट का नाम है, और अमेरिकन कांग्रेस भी बाई कैमरल है। इसका अपर चैम्बर सेनेट है जिसके 100 मेंबर्स हैं। हर एक स्टेट से इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। इसी वजह से जो सेनेट है इसको चैम्बर ऑफ फेडरेशन कहा जाता है, क्योंकि ये फेडरेटिंग यूनिट्स को इक्वली रिप्रेजेंट करती है। तो अमेरिका के अंदर सेनेट की तादाद कितनी है? सेनेटर्स की तादाद कितनी है? 100, और हर एक स्टेट से 2 सेनेटर्स आते हैं। उसके बाद है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ। तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन 2 दफ़ा एब्रोगेट हुआ, एक बार 56 का कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद 62 का कॉन्स्टिट्यूशन। जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है 73 का, वो अभी तक फंक्शनल है, एक्टिव है। नेक्स्ट है द टेन्योर ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट इज़ फिक्स्ड एट 5 ईयर्स। जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। आफ्टर दैट कल्चरल रेवोल्यूशन इन चाइना वाज एम्ड एट रिफॉर्मिंग। यानी कल्चरल रेवोल्यूशन जो चाइना में था उसका मकसद क्या था कि सोसाइटी के किस हिस्से को रिफॉर्म करना उसका ऑब्जेक्टिव था। तो जो ब्यूरोक्रेसी का रोल था उसको कम करना और उसमें रिफॉर्म्स लाना कल्चरल रेवोल्यूशन का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था। सो द आंसर इज़ रिफॉर्मिंग एट ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है जी द इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान उशर्ड इन। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान के अंदर कब आया था? 1979 में। आफ्टर दैट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1949 में। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के 2 साल के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको PRC भी कहा जाता है, 1949 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। पावर इन द सोवियत यूनियन रेस्टेड विद द। तो सोवियत यूनियन में जो अल्टीमेट पावर है वो किसके पास होती है? इसका आंसर आपने मुझे बताना है, क्योंकि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको सोवियत यूनियन के 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन्स के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि कौन सा आर्गन किसके सामने अकाउंटेबल है और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अल्टीमेट पावर किसके पास है।
उसके बाद है जी द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ प्रीडोमिनेंटली, तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड है ये यूके पार्लियामेंट का अपर चैम्बर है और इसमें ज़्यादातर जो लॉर्ड्स हैं वो हेरिडिटरी बेसिस पे यहाँ इस हाउस का पार्ट बनते हैं, तो हेरिडिटरी बेसिस इसका आंसर होगा। सोवियत यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ये भी आपने बताना है क्योंकि इस पर भी मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली स्लाइड में। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सोवियत यूनियन जो है वो 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था और 1991 तक ये चला था, जबकि अगर हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन की बात करें तो वो 1917, अगर बोल्शेविक रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन किया जाएगा तो 1917, और अगर सोवियत यूनियन या यूएसएसआर कब इस्टेब्लिश हुआ इस पे क्वेश्चन किया जाएगा तो ये आपने 1922 इसका आंसर देना है, और ये कब तक रहा, 1991 तक। यूएसए वाज फाउंडेड इन, यूएसए 1776 में बना, लेकिन 1776 से लेकर 1789 तक इसने कन्फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को प्रैक्टिस किया, और 1789 ऑनवर्ड जो यूएसए है ये एक फेडरेशन की शक्ल में मौजूद है। आफ्टर दैट द इलेक्टोरल कॉलेज इन यूएस कंप्राइजेज, इलेक्टोरल कॉलेज किसके लिए होता है, यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज में आपको 3 डिफरेंट चीज़ें याद रखनी हैं कि जितने सेनेटर हैं 100, और जितने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि अमेरिकन कांग्रेस का लोअर चैम्बर है उसके मेंबर्स वो हैं 435, और 3 जो मेंबर्स हैं वो वाशिंगटन डीसी से आते हैं। तो यूएस इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद कितनी होगी, 538, 100 सेनेटर्स के इक्वल और 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इक्वल, और 3 जो मेंबर्स हैं वो यूएस वाशिंगटन डीसी से आएंगे। सो इलेक्टोरल कॉलेज की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 538। आफ्टर दैट 8th अमेंडमेंट वाज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये 1985 में हुई थी ड्यूरिंग ज़िया पीरियड। एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज़ रिटन बाय, तो ये जॉन लॉक का ऐसे था। अगर आप ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को ही देख लें तो आपको जॉन लॉक का याद रह जाएगा, क्योंकि जॉन लॉक जो है वो लिबरल स्कूल ऑफ थाट से बिलोंग करता है। क्लासिकल लिबरलिज्म में उसका बहुत ज़िक्र आता है। हमने पीछे भी बात की जब हम लिमिटेड सॉवरेनिटी की बात करते हैं, या अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, या फिर हम राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो ऐसे था ये भी जॉन लॉक का लिखा हुआ है। आफ्टर दैट द फादर हैड प्लान्ड अ लीगल फॉर हिज सन बट द सन हैड नो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट, हु वाज द सन, तो ये जॉन लॉक ही है, क्योंकि जॉन लॉक का जो फादर था वो अटर्नी था, तो वो अपने बाप को भी इसी प्रोफेशन में लेके आना सॉरी अपने बेटे को भी इसी प्रोफेशन में लेके आना चाहता था, लेकिन जॉन लॉक इस प्रोफेशन में इंटरेस्टेड नहीं था। तो हु वाज द सन, जॉन लॉक। द स्पिरिट ऑफ लॉ इज़ डिविजिबल इनटू 6 पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ दिस बुक आर 2, इसके वॉल्यूम की टोटल तादाद कितनी है, 2। पॉलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टेट, ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, ये प्रोफेसर गार्नर की डेफिनेशन है। तहय्युल उलूम वाज द चीफ वर्क ऑफ, तो ये मुस्लिम फ़िलासफ़र इमाम गज़ाली की किताब है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल विच इज़ द बैड गवर्नमेंट ऑफ द रिच, तो ये अब पूछा जा रहा है कि अशराफिया की वो हुकूमत जिसमें वो अपने इंटरेस्ट को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, तो उसे ओलिगार्की कहा जाता है, और जो इसकी गुड फॉर्म है ओलिगार्की की वो अरिस्टोक्रेसी है। और इसी तरह से अगर आप अरिस्टोटल की बाकी क्लासिफिकेशन को भी रिकॉल कर लें, अरिस्टोटल 2 बेसिक प्रिंसिपल्स पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स को या फॉर्म्स ऑफ स्टेट, अगर ये वर्ड आ जाए तो तब भी आपने यही समझना है, क्योंकि ग्रीक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर आपको गवर्नमेंट और स्टेट में कोई फ़ाइन डिस्टिंक्शन नज़र नहीं आती है। अरिस्टोटल के नज़दीक अगर सिंगल रूलर होगा और वो पब्लिक के इंटरेस्ट में रूल करेगा तो उसे मोनार्की कहा जाएगा, और जब वो सिंगल रूलर पब्लिक के इंटरेस्ट के बजाय पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज़ करेगा तो वो टायरेंट कहलाएगा, टायरनी कहलाएगा। इसी तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ द रिच है, अगर वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए है यानी अशराफिया की हुकूमत है तो वो अरिस्टोक्रेसी होगी, और अगर वो पर्सनल इंटरेस्ट को परसू कर रहे हैं तो वो बैड गवर्नमेंट होगी और इसे ओलिगार्की कहा जाएगा। इसी तरह से रूल बाय मैनी होगा तो उसे पॉलिटी कहा जाएगा जब वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, और जब वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि वो सेल्फ इंटरेस्ट में को प्रेफर करेंगे तो फिर उसे डेमोक्रेसी कहा जाएगा। After that, constitutional classified as rigid and flexible in a book titled Studies in History and Jurisprudence, तो ये किताब जो है Studies in History and Jurisprudence ये जेम्स ब्राइस की लिखी हुई है। अगर ऑप्शन में लॉर्ड ब्राइस आए तो आपने नहीं लगाना, क्योंकि इसका जो ऑथर है वो जेम्स ब्राइस है, नॉट लॉर्ड ब्राइस।
आफ्टर दैट वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय, तो ये है जी एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो। अरिस्टोटल इज़ द ओरिजिनल नेम, यानी इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था अरिस्टोटलीज। स्पेलिंग डिफरेंट है, ARISTOTELES। तो ये इसका अरिस्टोटल जो स्पेलिंग हम आप देख रहे हैं, ये स्पेलिंग नहीं थी इसके ओरिजिनल नेम में। विच ऑफ दीज बुक्स रिप्रेजेंट द स्कीम ऑफ प्लेटोज फिलोसफी, तो प्लेटो की जो फिलोसफी है वो उसने अपनी किताब दी रिपब्लिक में मेंशन की थी। मुकदमा वाज द ग्रेट वर्क ऑफ इब्न खुल्दून। इब्न खुल्दून मुस्लिम फ़िलासफ़र हैं, इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। असाबिया जो कॉन्सेप्ट था ये भी इब्न खुल्दून का ही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग वाज प्रेजेंटेड बाय किंग जेम्स ऑफ इंग्लैंड इन सेंचुरी, तो ये 17th सेंचुरी में ये थ्योरी आई थी। टू रूल इज़ टू एजुकेट, तो ये किसने कहा था, ये प्लेटो ने कहा था, क्योंकि अगर आप प्लेटो का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसको देखें तो ये चीज़ आपको याद रह जाएगी। अ डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज प्रेजेंटेड बाय रूसो, ये फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर है, इनइक्वालिटी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बात करता है। सॉवरेनिटी इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस ऑफ द स्टेट, आपको पता है कि एक स्टेट के 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। इसमें जो सॉवरेनिटी है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप बिल्कुल पॉपुलेशन और टेरिटरी की तरह देख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए इसको स्पिरिचुअल बेस या स्पिरिचुअल एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है जी लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज सेड बाय, ये जो कोट है ये सामंट की कही हुई है, SALMOND, सामंट। नेक्स्ट द टर्म प्रोपोगेंडा एक्वायर्ड डेरोगेटरी सेंस, तो वर्ल्ड वार 2 के बाद से और कोल्ड वार पीरियड में जो ये टर्म है प्रोपोगेंडा, इसकी जो सेंस है दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम इट्स अर्लियर सेंस। सो इसका आंसर आएगा आफ्टर वर्ल्ड वार 2 या आफ्टर 1945। द वर्ड पॉलिस मीन्स सिटी स्टेट, और सिटी स्टेट से मुराद ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं। इन विच सेंचुरी ऑस्टिनियन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी वाज रिफ्यूटेड बाय प्लूरलिस्ट्स, तो ये है 20th सेंचुरी। अभी हम पहले बात भी करके आए हैं जॉन ऑस्टन की। जॉन ऑस्टन की थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी क्या थी कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ ए डिटर्मिनेट सॉवरन, या फिर कई जगहों पर आपको ये वर्ड्स भी मिलेंगे, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन। तो ये जो ऑस्टिनियन थ्योरी थी इसको 20th सेंचुरी के अंदर रिजेक्ट कर दिया गया, इसको चैलेंज कर दिया गया और प्लूरलिज्म एक थ्योरी आ गई। जो प्लूरलिस्टिक व्यू ऑफ सॉवरेनिटी है वो क्या है कि सॉवरेनिटी कैन बी डिवाइडेड, जबकि ऑस्टिनियन का जॉन ऑस्टन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो सॉवरेनिटी है इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, और इसका जो अल्टीमेट सोर्स है, जो इसका अल्टीमेट होल्डर है वो मोनार्क है, वो सॉवरन है। जबकि जो प्लूरलिस्ट्स हैं, जैसे कि टर्म से ही समझ आ रही है, उनके नज़दीक जो सॉवरेनिटी है उसका सोर्स सिंगल नहीं है और उसका होल्डर भी सिंगल नहीं है, बल्कि वो एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन में डिवाइड हो सकती है। और उनका ये कहना है कि स्टेट जो है वही सुप्रीम इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये प्लूरलिस्ट्स का कहना है, बल्कि स्टेट के अंदर जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इतने ही इम्पॉर्टेंट और इतने ही मुकद्दम और इतने ही ज़रूरी हैं जितनी कि स्टेट खुद है। लेकिन प्लूरलिज्म की ये जो थ्योरी है सॉवरेनिटी से रिलेटेड, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये था कि अगर स्टेट को एक सुपीरियर इंस्टीट्यूशन कंसिडर नहीं किया जाएगा और स्टेट अपनी सॉवरेनिटी शेयर करेगी विद अदर इंस्टीट्यूशंस, तो फिर अगर कोई क्लैश आ जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर कौन रिटेन करेगा और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन होगा इस कैओटिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। 100 MCQs हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला 50 MCQs को हम डिस्कस करेंगे। इनमें से अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आपको कोई और क्वेश्चन है इन MCQs के अलावा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। आई विल आंसर इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।